वेलकम बैक स्टूडेंट टू द थर्ड लेक्चर ऑफ बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये हम लोग जो है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज चला रहे हैं और उसका ये थर्ड लेक्चर है। यहाँ पे हम लोग कैलकुलस पढ़ने वाले हैं। अभी कैलकुलस में क्या है, कैलकुलस में हम लोग मेन दो ब्रांच जिसको आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इस लेक्चर में हम लोग करने क्या वाले हैं, इस लेक्चर में पहले हम लोग देखेंगे कैलकुलस होता क्या है, क्या जरूरत है इसका, ठीक है। उसके बाद इसका दो ब्रांच से देखेंगे जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, जिसको आप डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं, वो देखेंगे। उसके जस्ट बाद हम लोग जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे कि कहाँ पे यूज करना है हम लोग को रियली में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो ये मैं आपको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ मोशन, जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। आप क्लास 11th में अभी आए हैं, तो उस हिसाब से आपको वही एक से सबसे बेस्ट लगा मुझे आपको समझाने का तरीका कि मैं आपको मोशन का एग्जांपल देके, ठीक है, जो क्लास 9 में मोशन पढ़ते उसका एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊँ ये सब। और उसके जस्ट बाद हम लोग कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। यहाँ पे उस फॉर्मूले का मैं प्रूफ नहीं दे पाऊंगा, नहीं डिराइव कर पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जब मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो आप कुछ कुछ का डेरिवेशन देखेंगे, सबका डेरिवेशन आपको 12th में है कैलकुलस अच्छे से, वहाँ भी नहीं बताया जाएगा, पर हाँ कुछ कुछ का वहाँ भी डेरिवेशन कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलस को। तो सबसे पहले समझते हैं ये कैलकुलस है क्या। तो कैलकुलस जो है ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, उसी तरह का ब्रांच जैसे कि क्या है, अलजेब्रा है, ठीक है, उसी तरह का ये भी एक ब्रांच है, हिस्सा है। जैसे साइंस का है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और इसमें भी बहुत सारा केमिस्ट्री का है, बहुत सारा हिस्सा है, वैसे ही ये जो है कैलकुलस भी ब्रांच है किस चीज़ का, मैथमेटिक्स का। जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसी भी चीज़ में जो चेंज होते रहता है उसको। तो चेंज पढ़ने के लिए हम लोग के पास, आपको लग सकता है चेंज को पढ़ने के लिए हमारे पास तरीका है, ठीक है। हम लोग मान लीजिए स्पीड है, स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस चेंज होता है विद टाइम। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल से फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। पर ये जो हम लोग निकालते हैं ये क्या रहता है, आपको याद हो तो ये निकालते हैं एवरेज स्पीड। ये जो है किसका फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड है क्या है। मैं अगर बोलूँ कि कोई बंदा था, कोई आदमी है, वो यहाँ पे 0 आवर से लेके 1 आवर के बीच में चला कुछ डिस्टेंस, वो जब 30 मिनट पे था, ठीक है, यानी इस इंस्टेंट पे, एक इंस्टेंट का बात करूँ तो इस इंस्टेंट पे ये कितने स्पीड से था, तो आप इस फार्मूला से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि ये एक शहर से दूसरे शहर गया होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कानपुर से ये दिल्ली जा रहा है, तो उस कंडीशन में इस डिस्टेंस को पूरा करने वक्त कितने जगह ट्रैफिक आया होगा, कितने जगह उसको एनएच मिला होगा, खुला जगह मिला होगा, तो खूब स्पीड बढ़ाया होगा। तो इस कंडीशन में हम जब निकालेंगे स्पीड इस फार्मूले से, हम तो सिंपली यहाँ देखेंगे कि अगर ये 100 किलोमीटर चला है, या मान लीजिए 60 किलोमीटर, इजी कैलकुलेशन के लिए 60 किलोमीटर चला है, तो 60 किलोमीटर 60 मिनट में, यानी 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। तो ये आप पूरा जर्नी का बता दिए एक एवरेज, पर क्या ये हुआ रियली में, ठीक है, क्या हमेशा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, नहीं, यहाँ पे कुछ अलग बात थी। तो वही सब चीज़ देखेंगे हम लोग यहाँ कि एक इंस्टेंट पे निकालने के लिए, एक खास इंस्टेंट पे निकालने के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे कैलकुलस का। तो मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो करता क्या है, जो डील करता है, यानी स्टडी करता है, डीलिंग विथ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, विथ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। उम्मीद है आपको क्वांटिटी पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी सिंपली मीन्स कोई भी चीज़ जिसको हम बाय नंबर दिखा सके, फिजिकल क्वांटिटी जैसे आप पढ़ें जिसको मेजर किया जा सकता है, उसी तरह से चेंज ऑफ क्वांटिटी। और उसके साथ साथ एक और चीज़ हम लोग कैलकुलस में पढ़ते हैं, वो क्या है, क्वांटिटीज़ का चेंज के साथ साथ एक्यूमुलेशन ऑफ क्वांटिटी। अभी एक्यूमुलेशन क्या है, एक्यूमुलेशन सिंपली मीन्स कलेक्टिंग, कलेक्शन, ठीक है। इस दो चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब इसका क्या जरूरत पड़ गया इस चीज़ के लिए, तो हमारे पास सिंपली एडिशन है, एडिशन हम लोग कर लेते हैं, तो आराम से कोई चीज़ एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट मतलब कलेक्ट, ठीक है। तो ठीक है, ये बात सही है, पर आप याद करें अगर मोशन को, तो मोशन में मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी और टाइम को, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूँ, तो मुझे यही सबसे अप्रोप्रिएट तरीका लगा। आपको लग रहा हो कि अरे शुरू करते ही ग्राफ बताने लगे, पर यही मुझे सबसे अप्रोप्रिएट तरीका लगा आपको इंट्रोड्यूस करने का कैलकुलस, क्योंकि यहाँ पे आप ये सब चीज़ जानते हैं पहले से 9th से। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है अगर मेरा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप जानते हैं कि अगर ऐसा रहता है तो इस चीज़ को आप बोल देते हैं एक्सीलरेशन, जिसको आप स्लोप के नाम से भी जानते हैं। स्लोप क्या है अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ी देर में हम उस पर ही बात करेंगे। ये एक्सीलरेशन, ये लाइन देता है, ये इसको स्लोप बोला जाता है, यही देता है एक्सीलरेशन। और इस चीज़ के अंदर में, इस चीज़ के अंदर में एरिया जो है, मान लीजिए ये एरिया हम लोग निकालते हैं, ये एरिया क्या देता है, ये एरिया जो है देता है डिस्प्लेसमेंट। तो इस कंडीशन में एरिया निकालना बहुत आसान था, आपको याद हो, आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किए होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्राफिकल मेथड से, तो ऐसे किए होंगे, जो है स्लोप से निकाले होंगे एक्सीलरेशन, और इसके एरिया से क्या निकाले होंगे, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन जो कि है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब ये स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये निकाले होंगे। पर अगर यही बात ये लोग हम यूनिफॉर्म में डिराइव किए थे, आपको याद हो, यही बात अगर कुछ इस तरह का मोशन आ जाए, ठीक है, ऐसा भी तो आ सकता है नॉन यूनिफॉर्म का, मान लीजिए इस तरह का मोशन आ जाए, उस केस में क्या आप बता सकते हैं कि एक जगह एक्सीलरेशन क्या था, नहीं,
ये जो है आपको यूनिफॉर्म, उसमें पता है आपको कि एक्सेलरेशन जो होता है वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ बढ़ते रहता है। और वो तीनों जो हम लोग इक्वेशन डिराइव किए थे वो भी उसी तरह का था। लेकिन इस कंडीशन में क्या हम वो कर पाएंगे? नहीं। इस कंडीशन में आपको हर एक इंस्टेंट पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। तो वैसे चीज़ को निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन का, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालने के लिए। और मान लीजिए हमको इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसका एरिया भी निकालना आसान नहीं है, क्योंकि ये यहाँ ट्रायंगल नहीं बन रहा है परफेक्ट, यहाँ पे कुछ अलग ही फिगर बन रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग इसका एरिया भी किससे निकालेंगे? इसका एरिया जो कैलकुलेट करना है यानी कलेक्ट करना है वो उतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ काम आएगा डिफरेंस कैलकुलस का एक और चीज, जो कि है एक्यूमुलेशन ऑफ क्वांटिटी। अब यही जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी को फिर से कैलकुलस का दो ब्रांच किया जाता है। ये तो मैथमेटिक्स का ब्रांच है कैलकुलस, कैलकुलस को भी दो ब्रांच किया जाता है। एक पढ़ता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के साथ और एक पढ़ता है एक्यूमुलेशन ऑफ क्वांटिटीज के साथ। इसी दो को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो कैलकुलस का फर्दर दो ब्रांचिंग किया गया। एक जो पढ़ता है क्या है? स्टडी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। एक क्या पढ़ता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, इसको हम लोग अगर अच्छे से बोले तो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस बोलते हैं। ठीक है, या आप सिंपली डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस। अब आपके नाम से पता चल रहा होगा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के जैसा लग रहा है, तो जी आप ठीक बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सही है। और चेंज भी नाप रहा है, चेंज का डिफरेंस, चेंज किससे रिलेटेड है? डिफरेंस है ही ना। अगर कोई किसी के पास 5 रुपये था, अब 2 रुपये बचा, तो इसमें चेंज आ गया ना 3 रुपये का, तो ऑफकोर्स चेंज को मेजर करता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी को डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं। और जो पढ़ता है एक्यूमुलेटिंग क्वांटिटी, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने का, तो जहाँ पे बात होती है एक्यूमुलेटिंग क्वांटिटी को यानी क्वांटिटी को कलेक्ट करने की, तो वहाँ पे कौन आता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है इंटीग्रल कैलकुलस को। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस को। अब अलग अलग आप नाम देखेंगे, आपको वैसे उतना डिटेल में जाना नहीं है। जैसे यहाँ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है, आप सुन लीजिए, डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज निकाला जाता है। ठीक है, और डेरिवेटिव जो है उसका रिजल्ट है। ठीक है, उसका रिजल्ट है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब थोड़ा सा इसके बारे में। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, इसका आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन है क्या? तो डिफरेंशिएशन है मेजरिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। वैसे मैं यहाँ लिख दिया, आप इसको पूरा लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज डिफरेंशिएशन एंड द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग एनी क्वांटिटी इज नोन एज इंटीग्रल कैलकुलस। ये क्या करता है? ये बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट को, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगर हम इतना ले, तो ये तो आपको एक परफेक्ट ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये तो एक आपको फिगर दिख रहा होगा। तो ऐसे ही हम लोग बांटेंगे फिगर को, और उस हिसाब से जब स्मॉल स्मॉल पार्ट को ले आते हैं, एक सिंगल पार्ट बना लेते हैं, तो वो इंटीग्रेशन का काम है। तो खैर इतना हम लोग उतना डिटेल में अभी जानने वाले हैं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले। ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे और कोशिश करेंगे याद करने का। और याद करने का क्या मतलब? रट्टा मारना है? नहीं, रट्टा नहीं मारना है। आपको सिर्फ देखना है, कोशिश करना है, थोड़ा थोड़ा एक दो बार रीड करने का। अच्छा रहेगा अगर आप इसको अपने रूम के सामने, स्टडी टेबल के सामने रख ले, जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाए। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको अपने ही कॉपी में लिखे रहिए, फिजिक्स या केमिस्ट्री की कॉपी में रखे रहिए। जहाँ जहाँ आप न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करेंगे, जब चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन मैकेनिक्स में आप जहाँ जाइएगा, तो वहाँ पे आपको ये सब यूज होने लगेगा। और जहाँ कोई चीज़ यूज होने लगता है तो हमारा हैबिट हो जाता है और आराम से आप याद कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं यहाँ रट्टा मारने का। तो डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले। तो अगेन मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, स्लोप। ठीक है, आपको मैंने बोला था कि स्लोप बताऊंगा, तो चलिए स्लोप मैं बता ही देता हूँ कि ये स्लोप क्या है। तो स्लोप जो है, आप याद कीजिए कि आपको जब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया गया था और इससे बोला गया था कि तुम एक्सीलरेशन निकालो, तो उसमें आप क्या किए थे, आप इसमें इसका बाय इसका टेन थीटा निकाले थे, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस बनाए थे। वही जो टेन थीटा है उसी को स्लोप कहा जाता है। स्लोप टेन थीटा होता है। डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? तो डिफिनीशन लिखेंगे स्लोप इज द टेंजेंट। टेन का क्या फुल फॉर्म होता है? टेंजेंट ना। तो स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ एंगल, किसका? ये टेन थीटा। कौन थीटा? तो टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय एनी कर्व। जरूरी नहीं है कि ये लाइन ही हो, कर्व भी हो सकता है। मेड बाय एनी कर्व, या लाइन भी लिख सकते हैं, लाइन भी एक तरह कर्व है। मेड बाय एनी लाइन, किसके साथ? विथ एक्स एक्सिस। जी आप ठीक सुने, एक्स एक्सिस। अगर ये यहाँ पे बनाया हुआ है तो फिर भी हम ऐसे ही मेजर करेंगे। ठीक है, तो स्लोप क्या है? स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ लाइन, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन बनाता है उसका टेंजेंट अगर निकालते हैं तो वही चीज़ क्या कहलाता है? स्लोप। ठीक है, स्लोप को आप ऐसे ही देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये दो चीज़ है,
ये और ये, तो इसमें स्लोप किसका ज़्यादा है, जो जितना ऊपर की तरफ है उसका ज़्यादा स्लोप होता है, क्योंकि जैसे जैसे स्लोप किसके बराबर है, टेन थीटा का, और टेन थीटा हम लोग जानते हैं जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। आपको उम्मीद है याद होगा, 0, 1/√3, फिर 1, √3 और फाइनली इन्फिनिटी पे। आपको याद है ना, ये मैं क्या बोल रहा हूँ अभी वैल्यू ऑफ टेन थीटा में बोला हूँ कि 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/√3 होता है, ठीक है, 45 पे 1 होता है। ये सबको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से समझाया हुआ है, कुछ आपको याद नहीं करना है, आप उसको अगर लेक्चर को अगर देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन करता क्या है, तो चेंज को निकालता है। मैं बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ 5 है और 5 में कितना चेंज हो रहा है, और इसका एक और काम आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि स्लोप निकालने का काम है, ऐसे भी आप देख सकते हैं स्लोप निकालने का काम। तो मैं बोलता हूँ मेरे पास एक ग्राफ है क्या चीज़ का, y = 5 का, ठीक है, यानी कुछ इस तरह का y = 5, तो ये x एक्सिस पे, तो इस पे लाई करेगा। क्या इसमें कोई चेंज होगा, नहीं, ये तो हमेशा कांस्टेंट जा रहा है, तो इसमें तो कोई चेंज होने ही वाला है। तो ये 5, 6 लूँगी तो 6 लूँ तो नहीं, 6 भी कुछ इस तरह का बनेगा, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं। 7 लूँ तो नहीं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास कांस्टेंट रहे, क्या रहे, कांस्टेंट। आप लोग इस तरह का ग्राफ बनाए होंगे ना, y = 5, y = 5x + 4, इस तरह का, तो उसी चीज़ का हम लोग स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होता है, तो उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, जो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, ठीक है, लाइन, उसका टेंजेंट है अगर निकालते हैं हम टेन थीटा, तो उसी को बुलाता है स्लोप। तो डिफरेंशिएशन का काम क्या है, स्लोप निकालना, और इंटीग्रेशन का काम क्या है, एरिया निकालना, जो कि मैंने आपको बताया, एरिया निकालना, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को कलेक्ट करके एरिया निकालना, ठीक। तो इसमें अगर मैं बोलूँ कि कोई कांस्टेंट में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, यानी चेंज इन एनी कांस्टेंट, तो आप बोलेंगे अरे कांस्टेंट में कोई चेंज आ ही नहीं सकता है, तो कांस्टेंट में चेंज नहीं आ सकता मतलब, तो मैथ की भाषा में बोलेंगे कांस्टेंट अंडरगो नो चेंजेज, नो चेंजेज मतलब जीरो चेंज, ठीक है, नो चेंज मतलब जीरो चेंज। तो हम लोग डिफरेंशिएशन को क्या करते हैं, एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं उसके चेंज को। तो मान लीजिए कि पहले y जो था वो y2 था, ठीक है, y का वैल्यू हम करें, फिर वो y1 था पहले, और बाद में y2 हो गया, उसमें कुछ चेंजिंग आने के बाद, और नीचे x जो था, x में कुछ चेंज आया, देखिए मान लीजिए फिर से y = सम था, y = 5x, अब इस x को y1 = 5x1, तो अब हम लोग क्या किए हैं कि इसमें x में थोड़ा सा बदलाव किए, x2 कर दिए, तो y का भी वैल्यू उस हिसाब से y2 हो जाएगा। तो ये हुआ चेंज इन y, ये क्या है, चेंज इन y, चेंज इन y क्या हो गया, y2 - y1, इसको हम लोग डेल y से दिखाते हैं, ठीक है, डेल्टा y जो है, डेल्टा है वो चेंज को दिखाता है, ये ट्रेंगल देख रहा है उसको डेल्टा पढ़ते हैं। उसी तरह से चेंज इन x भी आएगा, क्योंकि चेंज इन x से ही क्या आया है, चेंज इन y आया है, चेंज इन x से ही चेंज इन y आया है। यहाँ पे अगर 5 x से 1 रख दूँ तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा, x से 2 रख दूँ तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, मतलब x के चेंज होने के साथ साथ y में चेंजिंग आ रहा है। मुझे उम्मीद है आप ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्वांटिटी समझते हैं, इसलिए मैं उस पर उतना फोकस देने का। तो चेंज इन x क्या हो जाएगा, x2 - x1 यानी डेल x। यही जो है, इस दोनों को जो मेजर करना है वही डिफरेंशियल कहलाता है, इस दोनों का रेट, जैसे डेल y / डेल x, यही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। लेकिन इस केस में हम लोग जो चेंज करते हैं, ये चेंज बहुत कम होता है, माइन्यूट, एकदम कम, ठीक है। क्यों इतना कम, क्यों, क्योंकि आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ में हमको स्लोप निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या बनाएंगे, आप एक टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सीधा लाइन नहीं है, सीधा लाइन रहता तो इसी का टेन थीटा हो जाता, वही आ जाता। और इस पॉइंट पे आपको निकालना है स्लोप, इस पॉइंट पे आपको निकालना है एक्सीलरेशन, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इस पॉइंट पे निकालने के लिए इस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो पॉइंट पे निकालने के लिए टेन थीटा निकालना पड़ेगा। अब टेन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे निकालने के लिए एक ट्रायंगल बनना चाहिए। ट्रायंगल कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बना है, ये हम लोग स्लोप किए हैं, यहाँ पे आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि हम दो पॉइंट ये एकदम पास में लिए, तो एकदम पास में लेने की वजह कारण ये दोनों क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। ये तो मैंने आपको विजुअलाइजेशन के लिए दिया, ये रियली में बहुत कम, यानी इतना कि डेल एक्स जो है, डेल एक्स और डेल वाई जो है वो एकदम जीरो के लगभग है। मतलब चेंज जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ये अगर हम लोग मान ले कि ये इधर से इस रिस्पेक्ट में, देखिए आपको अगर देखना है तो ये जो हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू मान लीजिए x2 y2, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 y1। तो ये जो है, इसमें जो चेंज आ रहा है, इस चेंज को हम एकदम माइन्यूटली, कम से कम मेजर करेंगे, और उसी सबसे कम जो मेजर होता है उसी को बोलते हैं डी वाई। वहाँ डेल को हटा के क्या कहते हैं, डी वाई, डिफ्रेंसिएशन में डी, ठीक है। और यहाँ पे जो डेल एक्स है, जो मेजर दिखाता है चेंज का, उसमें बहुत कम चेंज करें। क्यों बहुत कम चेंज क्यों करें, क्योंकि बहुत कम चेंज करेंगे तो वो लगभग क्या बना देगा, स्ट्रेट लाइन ही, और स्ट्रेट लाइन बन जाएगा तो हम उसका टेन थीटा आराम से निकाल सकते हैं, तो डेल एक्स। तो इसीलिए लगभग एकदम पास का लेते हैं, और चेंज जो होता है क्वांटिटी में वो एकदम कम, ना के बराबर, जीरो के बराबर, ठीक है। 2 3 है तो 2 3 ना लेके क्या करेंगे, 2.9999 और 3 के लेंगे, तो मतलब एकदम पास में है, ठीक है। पर
2 और 3 इक्वल लेंगे, इस तरह का लेंगे। तो डेल वाई बाई डेल एक्स करेंगे, यही चीज़ जो कहलाता है यही है डिफ्रेंशिएशन। ऐसे हम लोग करेंगे, यानी ये मेजर कर रहा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ऐसे, ये मेजर कर रहा है क्या चीज़ का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई किसके हिसाब से, किसी के हिसाब से चेंज करेगा। जैसे डिस्टेंस को डिस्टेंस का चेंज हम लोग देखते रहते हैं टाइम के हिसाब से, तो वो हो जाता है स्पीड। उसी तरह से ये क्या कर रहा है, वाई के चेंज को मेजर कर रहा है किसके हिसाब से, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहलाता है, डिफ्रेंशिएशन। अब मैं अगेन उसी क्वेश्चन पे आता हूँ जिस पे मैंने इसको छोड़ा था कि कांस्टेंट में चेंज करने जाएंगे तो भैया कांस्टेंट का डिफिनीशन है कि विच इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज। तो अगर मैं डी ऑफ 5 निकालूं, ठीक है, 5 में कितना चेंज आ रहा है, तो 0। तो आप सिंपली इसको एक कंसेप्ट के रूप में याद रख सकते हैं कि जब भी आपको यहाँ पे y की जगह कोई कांस्टेंट आए, ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप सीधा लिखिएगा 0। ठीक है, और यहाँ पे आप याद रखिए कि x के हिसाब से डिफरेंशिएट करें, किसी दूसरे के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे y को तो कुछ और आएगा, और x के हिसाब से करेंगे तो कुछ और आएगा। ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं, वेलोसिटी को टाइम के हिसाब से रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो कुछ और आएगा। आप जानते हैं वेलोसिटी को टाइम से करेंगे तो एक्सीलरेशन आएगा। क्या मैं वेलोसिटी को स्पीड के साथ कर दूं या वेलोसिटी को डिस्टेंस के साथ कर दूं तब भी एक्सीलरेशन आएगा, नहीं आएगा ना, कुछ और आ जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे किसके हिसाब से कर रहा है, ठीक है, डिफरेंशिएशन किस रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसी तरह का कुछ फॉर्मूले है, मैं उसको लिखूंगा, ठीक है, तो आपको उसको ध्यान से देखना है। अब देखिए इसके जस्ट बाद, ये तो हुआ कांस्टेंट का बात, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और वहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को एक साथ लेके चलूंगा, उनके फॉर्मूले को दिखाऊंगा। और इंटीग्रेशन क्या करता है, देखिए डिफरेंशिएशन एक छोटे से पार्ट के बारे में बात करता है, ये अगर एक ग्राफ है तो इसके छोटे से पार्ट के बारे में बात किया, और इंटीग्रेशन क्या किया, इस पूरे पार्ट के सम को के बारे में बात किया। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो है ये रिवर्स प्रोसेस है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। उल्टा भी सही है, ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन भी इन्वर्स है इसका, तो रिवर्स है किस चीज़ का, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, डिफरेंस निकालते हैं, और इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, सम निकालेंगे। और इसका सिंबल भी जो होता है इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का सिंबल देखिए आप, यह है सिंबल, ठीक है, और इंटीग्रेशन का जो एस है, एस ऐसे होता है, इसी एस को न मार दिया गया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया इस तरह का, ठीक है, यानी इस कंडीशन में हम लोग ऐसे निकालेंगे वाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे y कुछ हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, 2x हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं कुछ फॉर्मूले के माध्यम से, जिसका आपको खूब यूज होने वाला है 11th में, 12th में और आगे भी, ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, सब जगह। तो चलिए उन फॉर्मूले पे थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। अगेन मैं इसका डेरिवेशन यहाँ नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए फंडामेंटल कंसेप्ट चाहिए कैलकुलस का, जो यहाँ पे पढ़ाना, मतलब आधा घंटा 1 घंटा उसमें टाइम देना, और उतना हम लोग बेसिक में क्या करेंगे पढ़ के। कुछ फॉर्मूले देख लीजिए, आपको रटना नहीं है, आगे आप बस लिख के रख लीजिए, जहाँ जहाँ क्वेश्चन आएगा आप यूज करना सीख जाएंगे, और वो आपके हैबिट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं उन फॉर्मूले की तरफ। चलिए कुछ फार्मूले हम लोग देखेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला तो हम लोग अभी पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं कि डी बाई डी एक्स जो होता है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, ये क्या होता है, 0। कोई भी डिफरेंशिएशन का जो कोई भी कांस्टेंट है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 0। उसी तरह से अगर आप दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n। ये एक्स पावर n क्या है, तो मतलब एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, इस तरह का। इसका क्या हो जाता है, इसका होता है n आगे आ जाता है, ठीक है, ये n आप लॉग के रूप में इसको जोड़ सकते हैं। लॉग में क्या होता था, जो पावर आता था वो आगे आ जाता था, तो वैसे ही आप इसको भी जोड़ सकते हैं कि जो n है वो हमारा आगे आ जाएगा, और लॉग में ये चीज़ हट जाता था, पर इसमें ये रहेगा ही, लेकिन एक कम हो जाएगा, n-1। अब ये क्या लिख दिया, ये लिख दिया मैं, मान लो कि डी बाई डी एक्स आपको निकालना है एक्स पावर 5 का, ये क्या हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, एक्स पावर 4। मान लीजिए कि आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है एक्स पावर 3, तो क्या कर देंगे, 3 आगे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे x और एक कम हो जाएगा, 3 में से एक कम होगा तो 2, ठीक। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर -5 है, उस केस में भी -5 आगे आ जाएगा, और एक्स पावर क्या हो जाएगा, -5 प्लस -1 होता है तो -6, ठीक है। अगर हमको आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ फ्रैक्शन भी, तब भी हाँ, डी बाई डी एक्स अगर मान लीजिए 5/6 है, उस केस में भी 5/6 आगे ले आइए, और x का पावर 5/6 यानी n-1, तो कितना हो जाएगा, 5/6 x पावर -1/6। तो इस तरह से आप कोई भी इस तरह का अगर फॉर्म हो तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और है, उसको इसी का रूप आप देख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स जब भी अगर मान लीजिए n(a)(x(n) हो, ये a(x(n) का क्या मतलब है, a(x(n) का मतलब है कि मान लीजिए 3x² है, ठीक है, इस तरह का, या अगर मान लीजिए 9x पावर 3 है,
या 5 है, कुछ भी है, यानी आगे में एक कांस्टेंट भी रहे, यह क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उस कंडीशन में आप ये नहीं करेंगे कि ए का 0 लिख देंगे और इसको 0 0 से मल्टीप्लाई करके साफ कर देंगे, ऐसा नहीं है। आप क्या कर देंगे, ए को हम लोग ऐसे कैसे ही रहने देंगे, ए को जैसे यहाँ 3 है तो 3 को ऐसे ही रहने देंगे इसको डिफ्रेंशिएट करने वक्त। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो इस पर लगाए थे, तो ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि n x पावर n माइनस 1, तो यही चीज लगाएंगे, लेकिन ए को सेपरेट कर देंगे, ए के साथ कुछ नहीं करना। जैसे इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है, मान लीजिए डी बाई डी एक्स इसका निकालना है, तो 3 ऐसे ही रहने देंगे और ये इस पे लगा देंगे वो वाला फॉर्मूला, ये x पावर n वाला है ना, तो n आगे आ जाएगा, यानी 2 इंटू एक्स, और इसमें एक कम हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 कितना होता है, n माइनस 1 होता है ना, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो सीधा 2x लग सकते हैं, x पावर 1 लिख दीजिए, तो ये कितना हो गया 6x। तो इसी तरह से ये करना है, तो इसका अगर डी बाई डी एक्स निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा, ठीक है, और x 3 में से एक गया कम, तो कितना हो गया 2, तो ये क्या हो गया 9 3 जा 27x स्क्वायर। तो समझ गए, उम्मीद है आप इसको कैसे करेंगे, ए को आप सेपरेट कर देंगे, ठीक है, और फिर करेंगे। चलिए, अब इसी में अगर ऐसा रहे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोई फंक्शन ए एक्स प्लस बी रहे तब, ठीक, इस केस में, तो इस केस में आप क्या करेंगे, ए एक्स एन मान लीजिए, इस पे पावर एन है, उस केस में तो इस पे तो वैसे ही लगा देंगे और इसको 2 टुकड़े में बांट देंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स एन पहले कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी कैलकुलेट कर लेंगे। अब बी तो कांस्टेंट है, तो बी कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0, इसका बचेगा, ये क्या हो जाएगा, ए एन एक्स पावर एन माइनस 1, यानी अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखा जाए तो डी बाई डी एक्स जब आपको मिले कौन, ए एक्स प्लस बी मान लीजिए, सबसे सिंपल, तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो x है वो प्लस b का, और b जो है वो 0 हो जाएगा, b का डिफरेंशिएशन जो कि 0 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप करेंगे। तो यहाँ से एक और चीज़ इसी के रिजल्ट से आता है कि d बाई डी एक्स अगर x का निकालना है, उस केस में क्या होगा, तो देखिए x केस में यानी x पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, और x 1 आगे आ गया, x उसमें से 1 जो पावर रहता था उसमें से एक घटता था, तो यहाँ पावर भी 1 है और घटेगा भी 1, तो 1 में से 1 घट गया तो क्या बचा, 1 x पावर 0 यानी 1। तो आपको क्या समझ में आया कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी अगर हमारे पास x रहता है जिस चीज़ से डिफ्रेंशिएट करे वही चीज़ है, तो कितना आता है 1, ये कॉमन बात भी है, ठीक है। आपको अभी तक मैंने मेन बोला जाए तो एक ही फॉर्मूला बताया है, जो कौन है, डी बाई डी एक्स ऑफ एन का पावर एक्स एन एक्स एन माइनस 1, ये बताया, और इसी से सब कुछ, ये कांस्टेंट का 0 होता है, ये तो सबसे सिंपल है, तो ये चीज़ हुआ। अब चलिए हम लोग कुछ और फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, ठीक, और फार्मूले ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे थोड़ा देर बाद। चलिए इधर मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन के कुछ और फार्मूले, ऊपर मैं इंटीग्रेशन का लिख दूंगा, ठीक। तो चलिए इसमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग अलग जगह करेंगे जिससे हमारे पास स्पेस है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपको साइन एक्स दिया रहे, जी हाँ आप ट्रिग्नोमेट्री का बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में दिया रहे तो साइन एक्स का होता है क्या, तो साइन एक्स आप याद रखेंगे को कि कॉस एक्स आता है, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है, साइन कॉस से मदद आता है, जैसे 90 माइनस थीटा रहता था उसी तरह से, ठीक है। और अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स रहे तो आपको याद करना है कि सी वाला जितना आ जाएगा उसमें माइनस आ जाएगा, यानी कॉस एक्स है तो माइनस साइन कॉस का साइन हो ही जाएगा और उसके साथ साथ माइनस हो जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं समझना है कि टेन का कॉट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए डी बाई डी एक्स है, उसमें हम लोग 10x ले रहे हैं, तो 10x आप जल्दी से आराम से कॉट एक्स नहीं कर देंगे, इसका अलग होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसका फॉर्मूला से निकलता है, आपको अगर याद हो तो 10x को हम लोग रूट अंडर, आपको याद है ना ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स, तो उसी के थोड़ा मोड़ा चेंजिंग से ये फॉर्मूला आता है, तो आप इतना ज़्यादा नहीं टेंशन ले, आपको मैंने बोला ना लिख के रख लीजिए, आपको इंपॉर्टेंट है। डी बाई डी एक्स आप उसी तरह से अगर कॉट एक्स रहे तो कॉट एक्स फिर से सी वाला आ गया, तो इसमें पहला बात आप कोसेक स्क्वायर देंगे, ठीक है, जी हाँ, अगर 10 है तो सेक, कॉट है कोसेक, कैसे याद रखेंगे, तो सेक के वाले फार्मूला में रहता था 10, कॉट वाले फार्मूला रहता था कोसेक, अगर आपको याद हो तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये किसके बराबर होता था, याद है आपको, मुझे उम्मीद है आप ट्रिग्नोमेट्री में ये याद किए थे, कॉट स्क्वायर एक्स, तो उसी से कॉट वाला रहता है तो क्या लेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ सी है आगे में तो सी से शुरू हो रहा है तो माइनस दे दीजिए। उसी तरह से अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स आता है, तो सेक एक्स में आप क्या कर देंगे, सीधा लिख देंगे सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है, फिर से रिलेशन आप निकाल सकते हैं, सेक में सेक 10 दोनों आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स अगर कॉट एक्स आ जाए तो फिर से ये सी से शुरू हो रहा है कॉट, तो इसमें आप माइनस लगा देंगे और कॉसेक इंटू कॉट लगा देंगे, ठीक है, कॉसेक अगर है तो कॉसेक एक्स रहे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक। और भी एक दो फॉर्मूले जिस जैसे एक है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, ln x, तो log x अगर है आपको डिफरेंशिएट करना है तो वो आ जाता है 1 बाई एक्स। चिंता नहीं कीजिए, आप हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जिससे ये कंसेप्ट सब और अच्छा हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ln x क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाता है। उसके बाद दो और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनको प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल कहा जाता है डिफरेंशिएशन में, चलिए उसको देखते हैं।
तो इस कंडीशन में अगर आपके पास दो फंक्शन है, यानी कहने का मतलब दो कोई भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन है, जैसे 2x² है इंटू 3y है, ये एक हो गया, ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए 6x²y। इस सब को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए या हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग को दिया है मान लीजिए sin x इंटू cos x, इस सब को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो इस सब को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक प्रोडक्ट रूल लगता है। जब दो फंक्शन यानी दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई किए हुए हैं तो उस कंडीशन में उसको बुलाता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। तो ये कैसे निकलता है? तो ये अगर ऐसे दिया जाता है कि d/dx ऑफ, आपको अभी मैं फंक्शन के रिलेशन में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फंक्शन आप लोग अभी पढ़े नहीं अच्छे से, तो इसलिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। d/dx अगर कोई भी दो चीज़ रहे, जैसे इसको मान लें u ज़्यादातर यूज किया जाता है, तो इसको अगर u मान लो, इसको भी मान लो, इसको इसीलिए u भी मेथड भी कहता है, तो u इंटू भी रहे, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे और दूसरा वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी v इंटू डी ऑफ, मैं इसको अंडरस्टैंड भी आपको करा दूंगा, डी ऑफ u बाई डी एक्स। क्या कर दिए? पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिया और दूसरा से मल्टीप्लाई, प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई और प्लस का रिलेशन आपको पता होगा ही, प्लस क्या कर देंगे अब इसका उल्टा, यानी u को मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड वाले को डिफ्रेंशिएट, ठीक, मतलब तो एक क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन की हेल्प से इसको भी समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपको निकालना है d/dx ऑफ, सिंपली क्या चीज़ का, तो मान लीजिए d/dx ऑफ x sin x, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो आपको सिंपली दिख रहा है ये दो चीज़ों से बना हुआ, एक x है और एक sin x है, तो इसको कैसे कर लेंगे? तो sin x यानी v है, इसको मान लीजिए u और इसको मान लीजिए v, ये हमारे फॉर्मूला ये है। अब हम लोग क्वेश्चन एक सॉल्व करें, तो इसको मान लीजिए u, इसको मान लीजिए v, तो sin x यानी v से मल्टीप्लाई इंटू डी ऑफ क्या u यानी dx बाई dx, ठीक, प्लस में क्या कर देंगे? प्लस में हम लोग u ले लेते हैं इस बार, तो यानी x इंटू किसको? d/dx ऑफ sin x, ठीक, उम्मीद है आपको समझ आ रहा है, ठीक, यही फॉर्मूला लगाए ना, तो v यहाँ पे कौन है? इसको sin x, तो sin x इंटू du बाई dx, u क्या है? x, ठीक, उसी तरह से प्लस है तो प्लस u कौन है? हमारा फर्स्ट, इसको x से रख दिए, इंटू v क्या है यहाँ पे? sin x, तो x इंटू d/dx ऑफ sin x। तो अब अगेन sin x को हम लोग sin x ही रहने देंगे, ठीक, क्योंकि इसको तो डिफ्रेंशिएट करना नहीं। अब dx बाई dx, तो आपको याद हो कि dx किसी चीज़ को अगर उसके रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करते हो तो 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस मैंने बताया था कि 1 आगे आ जाएगा और x का पावर, इसका पावर 1 है ना, तो 1 आगे आ जाएगा और x का पावर 1 माइनस 1 वो तो 0 होता है, तो सीधा क्या आ जाएगा? ये 1। तो आपको लिखना है, लिख दीजिए, नहीं लिखना है नहीं लिखिए, प्लस x इंटू साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स, तो ये क्या बन गया? ये बन गया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इस तरह का डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। अब चलिए एक चलते हैं कोसेंट रूल की तरफ। क्या है कोसेंट रूल? अब ये कोसेंट रूल क्या कहता है? कोसेंट रूल भी इसी के तरह का है। कोसेंट रूल कहता है अगर आपका दो फंक्शन डिवाइड में, जैसे यही x इंटू साइन एक्स था, मान लीजिए x बाई साइन एक्स रहता है, उस केस में क्या करेंगे? तो डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई भी, क्या हो गया? u बाई भी। तो इस केस में क्या करेंगे? तो जब u बाई भी है तो आपको सिंपल से काम करना है। पहला चीज तो यही, पहले को डिफ्रेंशिएट और दूसरे से मल्टीप्लाई, यानी v इंटू, ठीक है, v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, पहले को डिफ्रेंशिएट और दूसरे से मल्टीप्लाई। और यहाँ डिवाइड है ना, डिवीजन है, तो यहाँ माइनस रखेंगे, माइनस फिर से क्या, यहाँ पे अगेन पहले से मल्टीप्लाई और दूसरे का डिफ्रेंशिएशन। और एक और चीज इसमें जोड़ना है आपको, इतना कर दिया, उसी की तरह था एक और चीज करना है, v जो रहेगा उस v से पूरे v का स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। नहीं समझे तो चलिए इसको भी हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। आप ऐसे याद रखिए कि इसमें दो चीज अगर डिवाइड में रहेगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम चीज जो यहाँ किए थे, पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में दूसरे का डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके साथ साथ एक और चीज करेंगे। वो एक और चीज क्या करने वाले हैं, तो वो एक चीज होगा कि नीचे में जो जैसे का जैसा रहेगा वैसे ही का वैसे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मान लीजिए यही क्वेश्चन है हमारे पास और आपको करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई साइन एक्स, ये हमारे पास है। तो अगेन आपको दिख रहा होगा कि ये u बाई v के मेथड से लग सकता है। अब इसको आप ऐसे नहीं कीजिएगा कि ऊपर वाले को ऊपर की तरफ, नीचे वाले को नीचे की तरफ, ऐसे नहीं। तो इस केस में क्या कर देंगे, तो इस केस में आप इसको अगर मैं u मान लूँ, इसको v कंसिडर कर लूँ, तो इस केस में हम लोग क्या कर देंगे, v यानी v कौन है यहाँ, साइन एक्स, तो साइन एक्स दूसरे से मल्टीप्लाई इंटू पहला का डिफ्रेंशिएशन, तो डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस u कौन है यहाँ पे, u अगेन हमारे पास है x, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स, अब भी क्या है साइन एक्स, तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स बाई नीचे में जो है उसका, यानी भी जो है उसका स्क्वायर, ये क्या हो गया साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या बन गया आप, तो साइन एक्स वैसे ही रह गया क्योंकि उसका डिफरेंशिएट तो करना नहीं, एक्स से 1 ही हो गया, तो जैसे का ऐसे रहने दीजिए, माइनस में एक्स इंटू साइन एक्स से क्या हो जाता है कॉस एक्स, और साथ साथ नीचे में क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स इक्वल टू
साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, ये आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो ये आपके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए। कौन कौन? एक आ गया प्रोडक्ट रूल और एक आ गया कोसेंट रूल। ठीक, तो उम्मीद है आप इस दोनों को अच्छे से देख लिए होंगे। एक छोटा सा ट्रिक है, इसका मैथ में आपको और डिटेल में किया जाएगा। अब लास्ट में एक और चीज़ बच गया, लॉग एक्स के साथ साथ मैं वहीं लिख दे रहा हूँ उसको कि यहाँ पे जैसे लॉग एक्स को किए थे ना, तो उसी लॉग में आप देखे होंगे एक ई भी आता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर ई के पावर में कोई हो, ई का पावर एक्स हो, तो वो ई का पावर एक्स ही हो जाता है। ठीक है, ये ई का पावर अगर एक्स है, ई का पावर 4 है, तो ई का पावर 4 भी हो जाता है। आप इसको एक और देख सकते हैं इसी से रिलेटेड कि अगर ई के जगह ए का पावर एक्स हो उस कंडीशन में, तो देखिए ई के जगह अगर ए का पावर एक्स हो, तो उस कंडीशन में हम लोग एक क्या करते हैं, तो एक और हम लोग एक और फार्मूला लिख देते हैं। ये अलग फार्मूला है, ये अलग फार्मूला है, और इसी में मैं एक और यहाँ पे स्पेस का कमी है, फिर भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि दो सब एक जैसे हैं। तो डी बाई डी एक्स, अगर ई का पावर एक्स जगह ए का पावर एक्स है। देखिए ए और ई में बहुत अंतर है। आप जानते हैं ई क्या होता है, ये आप लोग लॉगरिथम में पढ़े थे। ई जो है कोई चीज़ में अगर 100% ग्रोथ हो रहा है तो उसी चीज़ को बोला था ई, और यहाँ पे ए का पावर एक्स है, तो ये ऐसे ही ए का पावर एक्स लॉग ए हो जाता है। देखिए दोनों सेम है, इसमें भी हम आप ई का पावर एक्स लॉग ई लिख सकते हैं, लेकिन एल एन ई लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में एल एन ई आप लोग जानते हैं 1 हो जाता है। ठीक है, एल एन ई 1 हो जाता है, इसीलिए मैं इसको सीधा ई एक्स लिख दिया और इसको ए एक्स लॉग ए, क्योंकि लॉग ए यहाँ 1 नहीं होने वाला। ये फॉर्मूले थे। इंटीग्रेशन का इसका जस्ट उल्टा चलता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या चलता है, जस्ट उल्टा। तो चलिए इंटीग्रेशन का इसीलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको याद है साइन का क्या होता था, कॉस, तो यहाँ पे कुछ वैसा ही उसी का जस्ट उल्टा होने वाला है, क्योंकि हम लोग देखे हैं जो डिफरेंशिएशन का काम क्या है, स्लोप निकालना, एक छोटे पोर्शन पे काम करना। इंटीग्रेशन उस छोटे छोटे पार्ट को जोड़ने का काम करता है। सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला जो है वो है किस चीज़ का, एक्स एन का। अब बोलेंगे कांस्टेंट का, कांस्टेंट का ही मैं बता रहा हूँ। तो एक्स पावर एन डी एक्स अगर है, इस तरह का अगर आता है, इस कंडीशन में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आपको याद है डी वाई बाई डी एक्स किसी चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, मान लीजिए ये हो जाता है आपको किसी चीज़ के बराबर, ए के बराबर। ठीक है, तो ये ऐसे ही लिखाएगा ना, उसके बाद ए डी एक्स, ये अगर एक्स अपॉन एन रहता है तो इस कंडीशन में ऐसे लिखाएगा एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये, तो ये वाई का ऐसे लिखेंगे इस कंडीशन में। ठीक, तो एक्स पावर एन डी एक्स रहे, तो इस कंडीशन में इसका थोड़ा सा अलग होता है। उसमें क्या था, एन आगे जाता था और उसके साथ साथ जो पावर रहता था वो एक कम हो जाता था। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो है एन बढ़ जाने वाला है ऊपर, और वही चीज़ जितना ऊपर में रहेगा उतना नीचे में भी आप लिख देंगे n+1। मैं इसका एग्जांपल आपको नेक्स्ट पेज में करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चन अभी समझ लीजिए, जैसे एक्स पावर 4 रहता तो 4 एक बढ़ जाता तो 5 हो जाता, तो एक्स पावर 5 हो जाता और नीचे में भी 5 आ जाता, 1/5 एक्स पावर 5। ठीक है, अगर यहाँ 9 रहता तो 9 में एक बढ़ जाता 10, तो एक्स पावर 10 बाई नीचे भी 10। अगर -4 रहता तो -4 में +1 जुड़ जाता, यानी क्या होता, एक्स पावर -3 बाई -3। तो इस तरह से, तो नेक्स्ट में हम लोग करेंगे नेक्स्ट पेज में। दूसरा चीज़ जो है वो है इसमें हम लोग दूसरा चीज़ जो करेंगे वो है साइन एक्स का, साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स का आप लोग याद कीजिए, साइन का उसमें था कॉस, याद कीजिए। देखिए डिफरेंशिएशन में आप अगर फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, अगर आपको याद नहीं है, वैसे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। तो डी बाई डी एक्स जब हम ट्रिग्नोमेट्री का निकाल देते थे तो साइन का कॉस, यहाँ क्या होने वाला, उल्टा। उल्टा करने का मतलब यहाँ जो है साइन का कॉस ही होगा, लेकिन माइनस में होगा। ठीक है, बस। तो साइन का यहाँ क्या हो गया, माइनस में कॉस। ठीक है, इसीलिए तो इसका डिफरेंस सम, इसीलिए नाम, ठीक है, सम डिफरेंस। तीसरा चीज़, अगर हमारे पास कॉस रहे तब, तो अगर आपके पास कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्या था, कॉस का उधर माइनस साइन था, यहाँ लेकिन माइनस है और उसका भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ साइन एक्स। ठीक, और यहाँ पे एक और चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक डिफिनिट और एक इंडिफिनिट। तो यहाँ इंडिफिनिट का बात करें, इंडिफिनिट करने का क्या मतलब है, इंडिफिनिट करने का मतलब है कि यहाँ लिमिट नहीं है। डिफिनिट का हम लोग थोड़ा देर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ जोड़ते जाएंगे, यहाँ प्लस सी। ये सी क्या है, सी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। इससे क्या यूज है क्या नहीं है, इसको थोड़ा देर बाद हम लोग देखते हैं जब डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ फार्मूला, फोर्थ फार्मूला देखते हैं। फोर्थ फार्मूला हम लोग किसका पढ़ते हैं, इसका साइन हो गया, कॉस हो गया। मान लीजिए हम लोग को इस कंडीशन में, इसमें 10 का नहीं पढ़ेंगे अभी, 10 का थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, कम्प्लेक्स है, बहुत सिंपल है। ठीक है, लेकिन उसका लॉग वगैरह में चल जाता है, तो हम उसका नहीं पढ़ेंगे। लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स तो हमको पता है, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, 10 का। तो सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 10x प्लस सी। उसी तरह से अगर हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स, उसका अगर निकाले तो आप याद कीजिए, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो कोसेक आता था माइनस में, यहाँ क्या करें इंटीग्रेट, तो अगेन माइनस आता था, तो यहाँ भी क्या आ जाने वाला है, कोसेक में हम लोग आ जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी।
अब आप बोलेंगे यही साइन कॉस में तो था तो आ गया, इसमें क्यों नहीं आया? तो देखिए साइन और कॉस जो था वो एक दूसरे का इंटरप्रिटेशन कर रहा था, साइन कॉस को, कॉस साइन को, इसीलिए सिर्फ माइनस के साथ चल गया। लेकिन टेन कॉट को नहीं ना कर रहा था, कॉट टेन को नहीं ना कर रहा था, यहाँ जो है टेन सेक स्क्वायर एक्स को कर रहा था कॉट सेक स्क्वायर एक्स का, इसीलिए ऐसा फॉर्मूला नहीं आ पाया। टेन और कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, एल एन टेन एक्स माइनस टेन एक्स ऐसा होता है, तो छोड़िए उसको, ठीक है। सिक्स्थ, वो आप अगर ये फॉर्मूला सब जानते रहेंगे तो सिंपली वो आप खुद से डिराइव कर सकते हैं। तो खैर अभी हम लोग सिंपल बात करने हैं। उसके बाद आपको पता चल गया कॉसेक का, सेक का। अब चलिए बात करते हैं, अगर कॉसेक इंटू कोट रहे तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका अगर इंटीग्रेशन हो तो अगेन ये किसका होता था डिफरेंशिएशन, आपको ये याद करना है। तो ये डिफरेंशिएशन होता था हमारा किस चीज़ का, तो डिफरेंशिएशन ये होता था कॉसेक का, ठीक है। तो उसमें माइनस हो जाता था, तो यहाँ भी माइनस में कॉसेक एक्स। अब इसको कैसे हम लोग याद करें, तो आपको अगर मैं लॉग का लेक्चर देखूंगे तो उस तरह से आप समझ सकते हैं। इसको आप कैसे भी डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग रख लीजिए। तो डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या है, दुश्मन। जैसे लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम था, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, आपको ये आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे समझिए, इसको इंटीग्रेशन रहने दीजिए, और ये किसका डिफरेंशिएशन था, तो ये था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ठीक है, कॉसेक एक्स। और अच्छे से लिखे तो माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स। बस इतना ही काम है। अब डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन एक दूसरे को खा जाएगा तो बचेगा क्या आपका, कॉसेक एक्स। और सी क्या लगाना है, सी एक लगाना है, ठीक है। अब आगे समझेंगे सी क्यों लगाना है, इंडेफिनिट कारण। सेवंथ अगर हमारे पास मान लीजिए कॉसेक हो गया, इसी तरह से सेक एक्स इंटू टेन एक्स भी एक का फॉर्मूला था। वो किसका फॉर्मूला था, तो आपको याद हो सेक एक्स इंटू टेन एक्स जो था वो सेक एक्स का फॉर्मूला था। तो यहाँ क्या बन जाएगा, सेक एक्स प्लस सी, ठीक। उसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसका ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे पास मान लीजिए इंटीग्रेशन है ए एक्स प्लस बी का, जैसे उसमें किए थे ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन में आप देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे ए जो है, ठीक है, वहाँ पे ए सीधा निकल जाता था, यहाँ ए नीचे में आ जाएगा 1/a, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे किस चीज़ को, इसको, यानी एक्स डी एक्स को, और बी को अलग से ले लेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स, यानी ये दोनों में बढ़ गया। पहले ए एक्स डी एक्स हो गया, इसको आप एक और स्टेप बढ़ सकते हैं, एक कर देंगे ए एक्स डी एक्स, और प्लस में माइनस रहे तो माइनस में बी डी एक्स। अब कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखिए कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो है वो आपको यहाँ जीरो नहीं होने वाला है, ठीक है। क्यों यहाँ क्यों नहीं जीरो होने वाला है, क्योंकि आप याद कीजिए कांस्टेंट जो होता था, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है उसका भी जो, अगर हम बात करें डिग्री का, वो कितना होता है, ठीक है। चलिए कांस्टेंट का हम लोग बात करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इंटू डी एक्स। तो इस कंडीशन में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स, बात करते हैं क्यों, प्लस सी, ऑफकोर्स सब में आप प्लस सी लिखेंगे, यहाँ भी प्लस सी लिखेंगे। और यहाँ एक और छूट गया, वो बात करते हैं ई एक्स डी एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई एक्स डी एक्स हो जाएगा, यहाँ ई एक्स, जैसे डिफरेंशिएशन था वैसा ही इंटीग्रेशन में भी है, कोई अंतर नहीं है। ई एक्स लॉग एक्स का, तो वहाँ वही हो जाता है ए एक्स और लॉग एक्स नीचे में आ जाता है। तो खैर उतना हम लोग नहीं जाएंगे अभी उसमें, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कुछ बेसिक फॉर्मूला। यहाँ क्यों एक्स आ गया, क्योंकि यहाँ देखिए कांस्टेंट अगर मान लीजिए 1 लिख रहा हूँ, तो 1 का क्या मतलब, 1 इंटू एक्स पावर 0 है, हाँ इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। 2 लिख रहा हूँ, 2 का क्या मतलब है, एक्स पावर 0 है, क्योंकि एक्स पावर 0 1 होता है, तो ठीक। तो इसको मैं अब ऐसे अगर करूँगा तो 2, ठीक, इंटू एक्स पावर, तो 1 हमको करना पड़ेगा ना, क्यों 1 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 0 क्या फार्मूला था, ऊपर वाला फार्मूला देखिए, ऊपर वाले फार्मूला में x इंटू एन प्लस 1, और वही नीचे भी आता था। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, x इंटू 1, क्योंकि 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। अब भाई नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में जो यही है, यानी 0 प्लस 1 यानी 1, ये कितना बन गया, 2x बन गया। तो अगर आपके पास कांस्टेंट है तो उसका यहाँ पे क्या होने वाला है, x होने वाला है, या ax होने वाला है, जो उसके पास कोफिशिएंट है उसके साथ वो होने वाला है। तो ये आपको समझना है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट में कुछ डिफरेंस नहीं आ सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक हो जाएगा 0। लेकिन अगर हम इंटीग्रेट करें तो उसमें उस फॉर्मूला से अगर देखें तो यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ आ रहा है। अगर 2x है तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 है तो 2x आ जाएगा, 3 है 3x आ जाएगा, 5 है 5x आ जाएगा, -9 है -9x आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, ये सी तो आप कांस्टेंट, थोड़ा सा समझ लेते हैं डिफिनिट को। अभी तक हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल पढ़े थे। आपको मैं एक बार और इन्फॉर्म कर दूं, बता दूं कि इंटीग्रल जो होता है यानी इंटीग्रेशन वो 2 होता है, एक होता है डिफिनिट और एक होता है इंडिफिनिट। अभी तक जो हम पढ़े थे वो पढ़ रहे थे इंडिफिनिट, वहाँ पे एक कांस्टेंट आ रहा था बार बार, ठीक है, सी, जिसको हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोल रहे थे। अब डिफिनिट में क्या होता है, डिफिनिट में लिमिट प्रोवाइडेड हमको रहता है, लिमिट इज प्रोवाइडेड, ठीक है। लिमिट का क्या करने का मतलब है, लिमिट आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाएगा आगे, लिमिट और वैल्यू में थोड़ा सा आगे आप लोग को आएगा। अभी सिंपल समझ लीजिए कि जैसे ये इंटीग्रेशन था ना, तो इसमें मान लीजिए हम लोग के पास एक इंटीग्रेशन है कोई भी, वो मान लीजिए आप सिंपल में अगर हम ले तो साइन एक्स ही ले लेते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स है और इसका इंटीग्रेशन है, एक ये फॉर्म हुआ, और इसमें क्या कर देगा, आपको लिमिट दे देगा π/6 से π/3।
अभी आप ग्राफ वगैरह नहीं जानते हैं तो इसलिए मैं उतना नहीं बता सकता। वैसे देखिए साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो इस कंडीशन में पाई बाई थ्री कहने का मतलब आपको अभी पाई बाई थ्री का भी उतना नॉलेज नहीं है। पाई मतलब 180 होता है, यानी ये जो आपको बोल रहा है ये रियली में आपको 180/6 यानी 30 डिग्री से लेके और 180/3 यानी 60 डिग्री तक निकालने बोल रहा है। तो इस कंडीशन में पहले आप क्या कर लेंगे, साइन का इंटीग्रेशन। साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, याद कीजिए कॉस नहीं होता है, माइनस कॉस होता है। क्योंकि आप याद कीजिए कि मैंने आपको बताया हुआ है कि साइन का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉस होता है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन साइन का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो इस कंडीशन में माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। और इस केस में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री से 60 डिग्री तक। ठीक है, ये हम लोग लेके चलेंगे। अब क्या कर लेंगे, उसके बाद हम लोग माइनस कॉस एक्स में एक बार पहले 60 डिग्री और फिर उसका माइनस कर देंगे कॉस ऑफ 30 डिग्री से। ठीक है, यही चीज़ में अंतर हो जाता है। ठीक, हम लोग इसमें लिमिट लगा देते हैं। अब देखिए माइनस में, ठीक, ये चीज़ हम लोग का है तो माइनस में cos 60 और फिर माइनस cos 30, यानी अगर हमारे पास कोई फंक्शन रहे, फंक्शन आप फिर से नहीं समझिएगा, अभी समझ लीजिए कि x पावर n रहे और इसे a से b तक डिफाइंड है, तो आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे x पावर n का, जो क्या हो जाएगा x पावर n+1/n+1 और उसमें लिमिट लगाएंगे a से b तक का। और a से b तक का लिमिट कहने का क्या मतलब है कि पहले एक बार इसमें क्या कर देंगे, b का वैल्यू पुट कर देंगे, x से जगह एक बार b वैल्यू पुट कर देंगे और फिर एक बार x से क्या पुट कर देंगे a और इस दोनों को माइनस कर देंगे a n+1/n+1। ठीक, तो यही चीज़ होता है डिफिनिट का थोड़ा सा कंसेप्ट, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। जैसे ये है तो माइनस मैं अलग निकाल दिया, अब cos x पहले 60 और उसमें से cos 30, यही माइनस करना था। तो cos 60 कितना होता है, मुझे उम्मीद है आपको ये पता है कि cos 60 जो होता है 1/2 और cos 30 √3/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आगे माइनस है ही, ये हो जाएगा 1 - √3/2 और आगे में माइनस है तो इसको लिख सकते हैं क्या है, √3 - 1/2। तो इस तरह से आप इसका निकाल सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, अगर आपको ये सीधा रहता है, देखिए साइन एक्स, ये अगर इंडिफिनिट में रहता तो आपको सीधा रहता साइन एक्स dx, तो इसको आप सीधा कर देते क्या, माइनस कॉस एक्स और उसके साथ c लगा देते। ठीक है, लेकिन यहाँ ये जो c आ रहा है, इस c का वैल्यू यहाँ खत्म हो जाता है क्योंकि दोनों बार हम माइनस कर देंगे, एक बार ये और एक बार ये। आपको ऐसे ही समझ में आएगा, अभी आपको सिंपल समझना है ऐसे, और आपको धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट आ ही जाएगा। मान लीजिए कि एक और हम लोग कंसेप्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे है dx/x, अब बोलेंगे 1/x, तो ये शायद मैंने आपको फॉर्मूला नहीं लिखा है, तो चलिए देख लीजिए 1/x। देखिए log x से क्या होता था 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x, तो 1/x से इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ऑफकोर्स ये हो जाएगा log x, तो ln x। ये अगर इनडिफिनिट है तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास डिफिनिट इंटीग्रल है तो इसमें लिमिट दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए 4 से 10 है, तो इस कंडीशन में आप ln एक बार क्या दे देंगे 10 और माइनस ln एक बार क्या दे देंगे 4। तो इसको आप ये माइनस में जब लॉग रहता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं डिवीजन में, यानी 10/4 यानी लॉग ऑफ यानी ln, ये लॉग समझते हैं ना, उम्मीद है आप समझ के आए होंगे, तब आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो बोरिंग निकला होगा। तो ln 5/2 इसको लिख सकते हैं। तो इसी तरह से कर सकते हैं आप बहुत सारा क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट कुछ डिफरेंशिएशन के, कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। अगेन मैं आपको बता दूं, डिफरेंट इंटीग्रल में आपको लिमिट प्रोवाइड किया रहता है कि यहाँ से यहाँ तक प्रोवाइड करो। इसको मैं अगर एक सिंपल से समझाऊँ तो आप ऐसे मान लीजिए एक फंक्शन है, ये फंक्शन का ग्राफ है, सिंपल में एक ज्योमेट्री में एक इक्वेशन है उसका ग्राफ है, तो उस कंडीशन में ये दोनों के बीच में आपको लिमिट रहेगा कि इतना एरिया फाइंड करना है, तो आप a और b दिया रहेगा, मतलब ये लिमिट दिया रहेगा। ठीक, आप अगर इसको फंक्शन के रूप में देखिए तो fx dx रहेगा। ठीक है, fx dx, और fx क्या है, fx सिंपली मीन्स आप समझ लीजिए x² है। ठीक है, x² dx है, उसमें आपको लिमिट दिया रहेगा कि a से b तक एरिया फाइंड करो। आप जानते हैं ना इंटीग्रेशन का एरिया फाइंड करने का जरूरत होता है, जब लिमिट नहीं रहता है तो आप ये पूरा निकाल देते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है अंतर डिफिनिट और इंडिफिनिट में। डिफिनिट में लिमिट दिया रहता है ऊपर नीचे, इंडिफिनिट में नहीं लगा रहता है। तो इंडिफिनिट में हम लोग कर क्या करते हैं, सिर्फ सी ऐड कर लेते हैं। इतना समझना, इंडिफिनिट में क्या कर लेते हैं, सी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपको जब जब मैच्योरिटी आ जाएगी तो आप अपने आप इस सबको सॉल्व करने रहेंगे। अगर आपको दिक्कत है तो अगेन मुझे बोलिए, तो इंटीग्रेशन का मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें इंडिफिनिट को आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, हमको बोला डिफरेंशिएट करने d/dx ऑफ किस चीज़ को, x⁴ + 3x² - 2x। इसको देखिए आपको डरना नहीं है, यहाँ पे y दिया हुआ कि y जो है आपका वो क्या है, x⁴ + 3x - 2x, ये y का है, आपको क्या निकालना dy/dx। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ऐड ना, तो सबको सेपरेट कर लीजिए, यानी d ऑफ x⁴/dx प्लस है यहाँ तो प्लस d ऑफ 3x² और यहाँ माइनस में, ये माइनस है तो माइनस d ऑफ 2x/dx। तो अगेन ये तो सिंपल है। अब x⁴n वाला तो n आगे आता है, 4 आगे आता है और एक पावर कम हो जाता है, यानी 4x⁴ प्लस यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 3 पहले ही रहेगा और 2 आगे आ जाएगा तो 3 2 जा।
और ये हो जाएगा x से पावर 1, क्योंकि एक कम हो जाता है, और ये माइनस हो जाएगा सीधा 2x है, तो x का तो क्या हो जाता है 1, तो 2, क्योंकि इसका 1 ही पावर है ना, तो 1 आगे आ गया और 1 घट भी गया तो 0, x से पावर 0, तो ये क्या बन गया 4x³ प्लस 6x माइनस 2 हो गया इसका आंसर, डिफ्रेंशिएट हो गया। चलिए मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है x² इंटू कॉस एक्स। तो आपको सिंपल दिख रहा है, यहाँ क्या करने वाले हैं प्रोडक्ट रूल, इसमें और इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर ये u है, ये v है, ये u है, ये v है, ये फर्स्ट और ये सेकंड है, तो उस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, पहले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो d ऑफ x² बाई डी एक्स दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी cos x से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये अलग है, उसके बाद प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई वाला है ना, तो प्लस कर देंगे किसका, अब इसका जस्ट उल्टा, यानी x² से गुना और cos x का डिफ्रेंशिएशन, cos x का माइनस साइन x, ठीक है, dx। तो ये हो जाएगा cos x, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, प्लस x² cos x का माइनस साइन x, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये हो गया 2x cos x और ये क्या हो गया माइनस x² sin x। तो उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। इसी तरह से आप एक क्वेश्चन और देखिए जिसमें आपको थोड़ा सा और फीलिंग आएगा, और यहाँ पे चेन रूल कहते हैं, उस हिसाब का भी हम लोग थोड़ा सा यूज कर लेंगे। ये क्या है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है d बाई डी एक्स और निकालना है 6x प्लस 7 बाई 4 इंटू डी एक्स। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब रहे जब सीधा ऊपर x नहीं है कुछ और है, जैसे इस क्वेश्चन से में सीधा x है पर यहाँ सीधा x नहीं है, यहाँ पे ये है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर लेंगे, नीचे में जो ये x है ना इसको चेंज करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, तो देखिए आप इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 6x प्लस 7 का पावर 4। अगर नीचे भी अगर 6x प्लस 7 आता तो आप इसको ऐसे व्यू करते कि ये पूरा y है, और नीचे भी अगर y रहता dy, तो आराम से y का पावर 4 है, तो 4 समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको अगर मैं y ले तो y और नीचे भी कैसे भी y लिख दूँ, यानी 6x प्लस 7 लिख दूँ, तो आपको आराम से dy का पावर 4 बाई dy कैसे निकलेगा, ये 4 आगे आ जाएगा और y का पावर 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग करते हैं। ये इस केस में जब आपको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिया रहे, एक्सप्रेशन दिया रहे, तो नीचे भी आप वही बनाने का कोशिश करेंगे, यानी d ऑफ 6x प्लस 7। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, और ये अपने आप डाल देंगे क्या, नहीं, आप यहाँ पे इससे डिवाइड किए ना, ठीक है, आप इससे डिवाइड किए तो आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए d ऑफ 6x प्लस 7, और वो जो x था वो यहाँ रख दीजिए। देखिए कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा और हमारा क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये और ये तो कट ही गया, तो कोई है कहाँ, वही चीज़ है, जो ये था वही ये भी है, ये दोनों कैंसिल तो है। तो इसीलिए इसका इस चीज़ को बोलता है चेन रूल, इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, ठीक, 4 आगे आ जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा 6x प्लस 7 का पावर 3, ठीक, क्योंकि एक कम हो जाता है। आप इसको नहीं समझ रहे तो इसको क्या मान लेंगे, ये पूरा y है हमारे पास, तो y है तो y का पावर 4 बाई डी वाई कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा 4y का क्यूब इनटू ये क्या हो जाएगा, अब ये तो सिंपल है, d ऑफ पहले 6x निकाल लीजिए और प्लस d ऑफ कांस्टेंट है वो निकाल लीजिए। तो ये तो हो गया क्या 4 टाइम्स 6x प्लस 7 का पावर 3, ये ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस d ऑफ 6x, तो अगेन 6 हो जाएगा। ये क्यों 6 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है x 1 हो जाता है, तो 6 इंटू 1 6 ही हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली इसका क्या आ गया 4 6x प्लस 7 क्यूब प्लस 6। तो एक मैं सिंपल सा आपको फॉर्म दे दूं कि आपको चेन रूल में क्या करते हैं कि जो यहाँ रहता है ना, आप एक चीज़ समझ लीजिए, डिफ्रेंशिएट अगर हमको करना है तो डिफ्रेंशिएट कब कर सकते हैं, जब जो चीज़ ऊपर में है उसी के जैसा बेस भी हो, उसी के जैसे नीचे में भी हो, डिनोमिनेटर भी, जैसे यहाँ पे था तो वही चीज़ यहाँ भी हो। अब आप बोलेंगे तब यहाँ 6x प्लस 7, यहाँ 6x प्लस 7 क्यों नहीं कर देते, क्योंकि यहाँ पे x के ही रूप में है, ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं, पर यहाँ इस पूरे का पावर है, तो उस केस में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। इसको और आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको और मेच्योरिटी आएगी। तो मुझे उम्मीद है अभी इतना से, और मैं प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा डिफरेंशिएशन का, तो इसमें और आपका कंसेप्ट ये क्लियर होगा, ठीक। चलिए आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। एक और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें है आपको 4 cos t प्लस टी स्क्वायर। चिंता नहीं कीजिए अगर आपको थोड़ा सा समझ में दिक्कत आया है, मैं एक अलग से सेशन लूँगा, यहाँ पे x या t है कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, वहाँ पे मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग रखूँगा कैलकुलस का। आपको कैलकुलस आप पहले बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है, ऑब्वियस है, इसमें कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको मैं जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाऊँगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बताऊंगा, स्किल्स बताऊंगा, तो आपको पूरा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका क्या हो जाएगा, तो आपको पता है ये दोनों सेपरेट हम कर सकते हैं, तो 4 cos t dt और प्लस इंटीग्रल t स्क्वायर dt, दोनों को कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा 4 cos का होता है sin t, तो 4 sin t, और ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर है तो t क्यूब बाई 3 और प्लस में कांस्टेंट c। चलिए इसी तरह से हम और भी कर सकते हैं। तो अभी तत्काल इतना ही करते हैं, वीडियो लंबा हो गया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट देखेंगे, ठीक है, कैलकुलस का। तो चलिए देखते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।